हेलो एवरीवन, नमस्कार। श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में। इसमें लिखित साहित्य के अंदर हमने धार्मिक साहित्य की बात की थी। नंबर 2 पर अभी हम बात कर रहे हैं धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उसी प्रकार धर्मेतर साहित्य को भी हम कई भागों में बांटेंगे। धर्मेतर साहित्य के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको भी बांट लेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथों में एक नाम राज तरंगिणी, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। कलहन का ये ग्रंथ है, कलहन। कलहन जो है 11वीं शताब्दी में कश्मीर के अंदर हुआ है। इसने ये ग्रंथ लिखा है राज तरंगिणी, शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसके अंदर प्राचीन काल से लेके 11वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर के साथ साथ उत्तर भारत के अनेक वंशों के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये राजतरंगिणी एकमात्र विशुद्ध जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें पूरा जो इतिहास है वो तिथिबद्ध है और लगातार है। इसके अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, दूसरा ग्रंथ जो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य विष्णुगुप्त जिसको हम कहते हैं, उसका यह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का विषय क्या है, यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। तो मौर्य काल में जो है वो कौटिल्य प्रधानमंत्री हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उस समय का जो सामाजिक ढांचा है, जो राजनीति है, उन सब के बारे में हमें विस्तार से अर्थशास्त्र से पता चलता है। इसके अलावा इसके बाद के समय के अनेक ग्रंथ हैं जिनमें पुरुष चरित्र अनेक प्रकार के हैं, उनसे भी हमें जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे विशुद्ध साहित्य, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक प्रकार के जो काव्य ग्रंथ हैं, टीकाएं हैं, जो हैं लेख हैं, बहुत सारे ग्रंथों की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि ऋषि हुए हैं, इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। दूसरा पतंजलि का महाभाष्य, जो पतंजलि इनका ग्रंथ है महाभाष्य। इन दोनों का विषय क्या है? पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये व्याकरण ग्रंथ है और इसी की जो टीका है वो पतंजलि ने की है, महर्षि पतंजलि ने, महाभाष्य के नाम से। इन दोनों ग्रंथों के बाद जो है मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो उसके अंदर मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र कालिदास का ग्रंथ है। कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ हम जिनकी बात करते हैं, उनमें मालविका अग्निमित्र जो है, इसमें जो ऐतिहासिक सामग्री हमें ज्यादा मात्रा में मिलती है। मालविका एक स्त्री का नाम है, अग्निमित्र शासक है। इन दोनों की जो है प्रेम कहानी इस ग्रंथ में बताई गई है और तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। कालिदास के अलावा अन्य अनेक जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री
जो है भारत की यात्रा पर आए, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। मुख्य रूप से हम इनको 3-4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले यूनानी, फिर चीनी, फिर तिब्बती और फिर मुस्लिम यात्री। इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। विदेशी यात्रियों के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनानी। तो टेसियस, डाइमेकस, हेरोडोट्स जैसे अनेक यूनानी इतिहासकारों ने भारत के बारे में लिखा है। हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर, हिस्टोरिया के अंदर सबसे पहले भारत के बारे में, भारत और यूनान के व्यापार के बारे में, व्यापारिक मार्गों के बारे में, इन सब के बारे में बात की है। मुख्य रूप से जिस यूनानी की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिनसे भारत के इतिहास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है, उनका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज का ग्रंथ है इंडिका। इंडिका से हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इसने जो भारत के बारे में देखा है, उसका इसने विस्तार से अपने ग्रंथ इंडिका के अंदर लिखा है। देखो, वर्तमान में जो ये ग्रंथ है ये विलुप्त हो गया है, इंडिका हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ के जो अंश हैं वो अन्य, इसके बाद के समय में जो यूनानी राइटर हुए हैं, उन्होंने इंडिका के बारे में लिखा। इस ग्रंथ के कुछ टॉपिक के ऊपर लिखा है, उनको वहां से इकट्ठा करके फिर एक जगह जो मैटर हमारे पास उपलब्ध है, अंग्रेजी इतिहासकारों ने ये लंबी चौड़ी मेहनत का काम किया है, उससे हमें भारत के बारे में और तत्कालीन जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में, समाज के बारे में, काफी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो मेगस्थनीज का एक प्रमुख स्थान है, इसका ग्रंथ है इंडिका। मेगस्थनीज के बाद भी बहुत सारे जो यूनानी हैं वो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे चीनी यात्री। बहुत सारे चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए, बड़े लंबे समय तक भारत का उन्होंने भ्रमण किया। देखो, उनके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको अपने साथ लेके जाना या उनका चीनी भाषा के अंदर अनुवाद करके अनुवाद ग्रंथ अपने देश में लेके जाना। तो चीनी यात्रियों में जो प्रमुख हम नाम अगर यहाँ पर चर्चा करें तो फायान, हवेनसांग, इत्सिंग, ये प्रमुख नाम निकल के हमारे पास आते हैं। फायान चीनी यात्री था जो लगभग 15 साल तक भारत में रहा। ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के जो समय है भारत के अंदर आया। भारत से जाने के बाद इसने भारत के बारे में लिखा, अपना जो ग्रंथ लिखा, अपनी जीवनी लिखी, उसका नाम फोकवो की हमें मिलता है। फोकवो की ग्रंथ के अंदर इसने भारत के बारे में विस्तार से बात की है। ये भारत के अंदर मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहता है। फायान का ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है, ये कहता है भारत के अंदर जो है दंड प्रक्रिया है वो काफी नरम है और जो राजा है वो मृत्यु दंड दिए बिना शासन करता है और बड़े समृद्ध हैं भारत के लोग, और जो अपने घरों के दरवाजों के ताला भी नहीं लगाते हैं, किसी संपत्ति को ताला नहीं लगाते हैं, कोई चोरी यहाँ पर नहीं होती है। तो हमारी सुख समृद्धि का बड़े विस्तार से इसने चर्चा फायान ने की है। फायान लगभग जो है 3री-4थी शताब्दी के अंदर भारत में आया है और इसके बाद हेनसांग, ये अंतिम जो सम्राट है हर्षवर्धन के टाइम में हवेनसांग आया। हवेनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार हवेनसांग। हवेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में आया और भारत के अंदर लगभग 14-15 सालों तक रहा, भ्रमण किया इसने। और यहां से जाने के बाद जो इसका यात्रा वृतांत है वो हमें मिलता है सी यू की नाम से। सी यू की फायान का जैसे हमने बात की थी, फोकवो की,
इसका सियुकी नाम से हमें मिलता है वेनसांग का, तो इसने भी भारत के बारे में बात की है। इसके बाद 7वीं-8वीं शताब्दी में इत्सिंग और इसके बाद अन्य अनेक चीनी यात्री भारत आए और भारत के बारे में इन्होंने लिखा। तो इन सब ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं और इनके साथ उसी समय जो भारत में रचित ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने से जो सही एक दृष्टिकोण है वो निकलकर सामने आता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे यूनानी, चीनी, तिब्बती। अनेक तिब्बती इतिहासकारों ने भी भारत के बारे में लिखा है। इनमें प्रमुख हम नाम तारानाथ का लेते हैं। तारानाथ ने अपने ग्रंथों के अंदर भारत के बारे में बात की है। तिब्बतियों के बाद में हम बात करेंगे मुस्लिम यात्री। मुस्लिम यात्रियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो निकल के आता है वो है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी का जन्म मध्य एशिया में हुआ और ये एक मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ जो है भारत के अंदर आया 11वीं शताब्दी के अंदर, और लंबे समय तक ये भारत में रहे, बनारस के अंदर रहे, वहां ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया, संस्कृत भाषा को सीखा, हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर इन्होंने एक विशाल ग्रंथ की पंजाब में रहते हुए रचना की जिसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद, हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें इस नाम को तो कह सकते हैं भारत एक खोज। तो तहकीक ए हिंद इसका ग्रंथ है अरबी भाषा में। किस भाषा में है? अरबी भाषा में। अल ब्रूनी ने लिखा है बड़े विस्तार से। अल ब्रूनी एक ऐसा यात्री है जिसने मुस्लिम यात्री होते हुए भी यहाँ आके संस्कृत को सीख के और हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है। बड़े विस्तार से जो प्राचीन इतिहास है हमारा, उस पर, हमारे समाज पर, संस्कृति पर, रीति रिवाजों पर, मेले त्योहार, सब चीज पर इसने बात की है। लेकिन इसने कहा है भी जो भारतीय हैं वो इतिहास लेखन के प्रति थोड़ा अच्छा रवैया, इन्होंने प्रशंसा नहीं की है। ये कहते हैं भी तिथियों को वो याद नहीं रखते हैं और इतिहास को एक क्रम में लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। जब भी उनसे किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो कोई ना कोई कहानी सुनाने लगते हैं। तो ऐसा कई बातें इसने की हैं। उस समय तक जो हमारे जो विद्वान हैं उनकी संकुचित मानसिकता के बारे में भी इसने बात की है अल ब्रूनी ने। अल ब्रूनी के बाद अन्य जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे चचनामा नाम से। चचनामा जो ग्रंथ है इसमें सिंध का इतिहास मिलता है हमें। सिंध का, सिंधी भाषा में सिंध का इतिहास मिलता है। सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत का एक प्रांत सिंध को जीता था। तो सिंध को उन्होंने जो मुस्लिम साम्राज्य का अंग बनाया था वहां ये ग्रंथ लिखा गया चचनामा। उसके अलावा मिडास ऑफ गोल्ड अन्य प्रमुख ग्रंथ है। मिडास ऑफ गोल्ड इसके बाद भी अनेक जो मुस्लिम यात्री हैं सुलेमान वगैरह समय समय पर आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। तो ये था विदेशी यात्रियों का विवरण जिसको हमने 4 भागों में बात की है। तो धर्मेंद्र साहित्य के अंदर हमने 3 भागों में बात की, ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण। आगे जो है हमारा एक टॉपिक बचता है तीसरे नंबर पर सी टॉपिक में, जिसको हमने लिखा था वंशावलियां इतिहास के स्रोत के रूप में। वंशावलियों की हम यहां पर बात करेंगे। आप लोगों ने शायद वंशावलियों के बारे में सुना होगा कभी, नहीं सुना है तो आप अभी सुनेंगे। वंशावलियां इतिहास का एक अच्छा स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, और सबसे बड़ी बात है भी वंशावलियों को प्रमाणिक माना जाता है। इनको अदालत के अंदर साक्ष्य के रूप में भी जो है स्वीकार किया गया है, इतना प्रमाणिक माना गया। मतलब अगर कोई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और वहां एक पक्ष वंशावली ग्रंथ को
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है तो अदालत उस साक्ष्य को स्वीकार करता है। अब बात ये आती है भी वंशावलियां है क्या। तो आप सबने जैसा सुना होगा भी बनारस में जो बही भाट हैं उनके पास बड़ी बड़ी बहियां हैं और उसके अंदर हमारा सारा जो हमारे दादा के पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, आगे उनके दादा कौन थे, इस प्रकार उनके पास पूरे हमारे वंश का डिटेल रहता है, आपने जरूर सुना होगा। तो वो है वंशावलियां। प्राचीन समय में अभी कई गांवों के अंदर अभी भी ये प्रथा प्रचलन में है, लेकिन ज्यादातर जहाँ गांवों से शहर बन गए हैं तो वहां ये परंपरा समाप्त होने लगी है। लेकिन प्राचीन काल में प्रत्येक समाज के अंदर अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग गोत्रों के लिए अलग अलग बही बाटों की व्यवस्था थी। जैसे मान लो एक गांव है, उसमें दो अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और उनमें अलग गोत्रों के लोग रहते हैं, तो अलग अलग जातियों के अलग अलग बही बाट थे जो 2-3 वर्षों के अंतराल में या 5-7 वर्षों के अंतराल में उस गांव में आते थे और प्रत्येक लोगों के जो उनके यजमान हैं, प्रत्येक आदमी के घर पर जाके तो वहां किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है तो उसके बारे में वो लिखते थे। किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है तो वहां उनके परिवार में बैठ के उस बंदे का पूरा जीवन चरित्र लिखते थे भी वो क्या नाम थे, उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए, उनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं, कहाँ उनका विवाह हुआ, क्या उनके जीवन का प्रमुख घटनाक्रम रहा। तो 5-7 दिन 10 दिन तक जब तक वो लिखते तो उसी यजमान के घर पर रह के वहीं पर बैठ के उनसे पूछ के वो लिखते, क्योंकि जो वो लिख रहे हैं उसमें उनका कोई अपना खुद का निजी स्वार्थ नहीं रहता था, तो इस चीज को वो सही लिखने का प्रयास करते थे, इसीलिए प्रमाणिक माना गया है। तो वंशावलियां एक विशाल स्रोत है। अगर हम किसी भी अपने देश के किसी भी कोने में हम वहां की समाज संस्कृति का, वहां के सामान्य जनजीवन के बारे में घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम वंशावलियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो वंशावलियों की परिभाषा आपने यही याद रखनी है भी, एक प्रकार से बही भाट पांडे जिसको अपने कह देते हैं देसी भाषा में अपने इलाके के अंदर, तो वो लोग घर घर जाकर, जो वंशावली लेखक हैं वो घर घर जाकर लोगों से पूछकर जो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो लोग गुजर गए हैं उनके नाम, उनके पिता के, उनके बच्चों के पूरा डिटेल से लिखा करते थे और इस रिकॉर्ड को एक बड़ी बहियों के अंदर पूरा संभाल के रखा जाता था। तो ये वंशावलियों का क्योंकि बड़ा विशाल स्रोत है और प्रमाणिक माना जाता है, इसलिए इतिहास के निर्माण में इनका खास योगदान है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो लिखित साहित्य था, इसके 3 भाग हमने बनाए थे, तीनों की हमने विस्तार से हमने इसके बारे में बात कर ली है। धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां इतिहास के स्रोत के रूप में, तीनों की हमने बात कर ली है। दूसरा जो स्रोतों का एक भाग हमने बांटा था, पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।